आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड प्राइम में। देहरादून में नवनियुक्त कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई। कांग्रेस जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों के साथ मंथन किया गया। संगठन की मजबूती के साथ आगामी रणनीति पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। तो कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। संगठन की मजबूती और आगामी रणनीति को लेकर चर्चा इस बैठक में की गई। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ये बैठक हुई है। बैठक में आगे क्या रणनीति करनी है, संगठन की मजबूती कैसे हो, जनता के मुद्दे कैसे उठाए जाएं, इन सभी चीजों पर चर्चा हुई है। दरअसल 2022 में उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस अब वापसी की तैयारी कर रही है। तो संगठन की मजबूती और आगामी रणनीति को लेकर बैठक हुई है, चर्चा की गई है। आम जनता के मुद्दे कौन से हैं उनको उठाया जाए, आम जनता के पास पहुंचा जाए, आम जनता के दिनों में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश की जाए, ताकि कांग्रेस जो है एक बार फिर से जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है और लगातार सरकार पर हमलावर भी है। इसी को लेकर आगे क्या रणनीति होगी, किस तरह से बदलाव किए जाएंगे, इन सभी चीजों को लेकर चर्चा इस बैठक में की गई है। तो देहरादून में कांग्रेस प्रभारी देवेंद्र यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे और तमाम चीजों पर चर्चा हुई है, जैसे कि संगठन मजबूती, बदलाव कहां किया जाना है और किस तरह से आगामी रणनीति होगी, किस तरह से तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे। 2022 को लेकर कांग्रेस कितनी ज्यादा तैयार है, कितनी और मजबूती की जरूरत है, क्योंकि जमीन तो तलाशी जा रही है लेकिन अब तक कोई फायदा कांग्रेस को नहीं हो पाया है। हरिद्वार में सूरजा सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने राशन कार्ड नहीं बनाने को लेकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि अगर हमारा राशन कार्ड ऑनलाइन या नहीं बनाया गया तो हम सभी कार्यकर्ता आने वाले समय में और उग्र आंदोलन करेंगे। कहा, जिला पूर्ति कार्यालय के लगातार चक्कर काटने और 3 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक हमारे राशन कार्ड नहीं बनाए गए हैं। सूरजा सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन दिया है, जिससे पता चला है कि नए राशन कार्ड के आवेदन प्राप्त हुए हैं और हमारे कार्यालय की तरफ से उनके नए राशन कार्ड जल्द से जल्द बना दिए जाएंगे। तो ये भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन उनका ये कहना है कि इतने महीने हो गए हैं उसके बाद भी ऐसा नहीं किया जा रहा। तो राशन कार्ड को लेकर जिला पूर्ति कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। किसानों ने राशन कार्ड बनाने की मांग की है, क्योंकि वो लगातार चक्कर काट रहे हैं। उन्हें 3 महीने हो गए हैं चक्कर काटते काटते, लेकिन उनका राशन कार्ड अब तक नहीं बना है। स्वराज सेवा दल जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी आज राजविहार वार्ड नंबर 58 का राशन कार्ड दिए हुए 3 माह बीत चुके हैं, परंतु बार बार हमारे अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी यहाँ पर लोगों के राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं और टिप्पणी दी जाती है ऑनलाइन हो रहा है, समय लगेगा। राशन कार्ड हमारा अधिकार है जिसकी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। राशन कार्ड माननीय हमारे प्रधानमंत्री द्वारा भी बोला गया है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब एक बहुत ही निष्पक्ष तरीके से हर जनता तक पहुंचना चाहिए। परंतु अभी तक 3 माह बीत जाने के बाद ये जनता राजविहार की आज यहाँ एकत्र हुई है, इसीलिए हुई है कि इनको बार बार राशन कार्ड के लिए आना पड़ता है और यहाँ के अधिकारी और यहाँ के अधिकारी जनता के लोगों को कुछ ना कुछ एक्सक्यूज़ दे करके कोई ना कोई बहाना बजा करके टाल देती है और वो आज तक राशन कार्ड के लिए परेशान है। जगजीतपुर नया क्षेत्र है, यहाँ पर अलग अलग जगह से लोग आकर बसे हैं और इसमें हमारे सारे राशन कार्ड सब जगह अब ऑनलाइन हो रहे हैं और अगर कहीं किसी का राशन कार्ड, आधार कार्ड कहीं पर किसी से टैग है तो हम उसको राशन कार्ड नहीं बना के दे पाएंगे, क्योंकि जब तक वहाँ से नाम नहीं कटेगा। तो इस तरह से है। और कुछ जो है नए लोग हैं तो इनके राशन कार्ड के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, इनको सबको चेक कराया जाएगा। और किसी का अगर राशन कार्ड इसमें पात्र हैं जो नहीं कहीं पर बने हुए हैं तो उनको सबको राशन कार्ड बना के जल्दी से जल्दी हम दिलवा देंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। और जो है बशर्ते कि उनको डेटा सारा देना होगा। मेरे पास अभी आए थे सेवा दल के लोग, तो इनको बताया गया कि भी आप जो है राशन कार्ड सबके बनाए जाएंगे, डेटा हमें सबका दे दीजिए, परिवार के सभी के आधार कार्ड मस्ट है और बैंक की किताब, गैस कनेक्शन वगैरह जो भी हैं, ये सारी चीज़ें आवश्यक हैं। और इसके अलावा कहीं पर किसी का नाम कहीं पर राशन कार्ड में ऑनलाइन पहले से नहीं होना चाहिए। तो ये डेटा हमें कुछ दिया है इन्होंने आज,
और कुछ जो है पहले जो है अगर और देंगे तो हम उसको सबको राशन कार्ड बना के दिए। राजविहार फेज़ 3 में घर घर में जाके फॉर्म भरवाए थे और उनकी प्रॉपर फाइल बना के यहाँ पे आरएसओ कार्यालय में जमा करी थी। डीएसओ जी से मिला, आरएसओ से मिला। आरएसओ जी ने उस फाइल को किसी दुकान वाले को वेरीफाई चेकिंग करने के लिए दिया। मेरा ये कहना है कि अगर किसी का आवेदन पत्र भरा जाता है, किसी का आवेदन पत्र भरा जाता है, वो ऑफिस में भरना चाहिए, ऑफिस के कर्मचारी द्वारा भरना चाहिए। जिस समय चुनाव होते हैं तो इन लोगों की, अधिकारियों की ड्यूटी वोटर लिस्ट के लिए, वोटर कार्ड बनाने के लिए घर घर दरवाजे में लोग जाते हैं। लेकिन हमारे राशन कार्ड जो हमारा मूल अधिकार है, मोदी जी ने बहुत सारी योजनाएं चलाई, 5 किलो चना देंगे, ये देंगे, वो देंगे। देंगे कहाँ से? जब राशन कार्ड होगा तब तो दोगे। तो मेरा ये अब कहना है कि बहुत हो गया, 2.5 महीने हमने इंतजार करा। हमको, हमारी जनता को, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे सभी भाइयों को राशन कार्ड चाहिए। इसके लिए हम चेतावनी देते हैं प्रशासन को, अगर हमारे राशन कार्ड शीघ्र नहीं बने तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और पूरे हरिद्वार की एक एक घर में जाके कैंपेनिंग करेंगे, सिग्नेचर अभियान चलाएंगे और लाखों लोग यहाँ पे खड़े कर देंगे। उत्तराखंड की सबसे बड़ी जेल में कोरोना ने दस्तक दे दी है। जिला जेल में इतनी बड़ी संख्या में कैदियों को कोरोना हो जाने से जिला प्रशासन और जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार में जिला कारागार में 61 कैदियों में कोरोना की पुष्टि हो चुकी है। जिन कैदियों की पुष्टि हो चुकी है उन्हें बाकी कैदियों से अलग क्वारंटाइन कर दिया गया है और अभी कई कैदियों की कोविड रिपोर्ट आना बाकी है। अब इनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। हरिद्वार जिलाधिकारी सी रविशंकर ने कहा है कि जेल में कोरोना संक्रमण कैसे पहुंचा, इसकी भी जांच की जा रही है। तो हरिद्वार का एक पूरा मामला है जहां पर जेल में 61 कैदियों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिससे हड़कंप मचा हुआ है। इतनी बड़ी संख्या में कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव कैदियों को क्वारंटाइन किया गया है। वहीं अभी कुछ और कैदी हैं जिनकी रिपोर्ट आना बाकी है। कोरोना जो स्प्रेड को रोकने के लिए अस्थायी एक जेल भी क्रिएट किया गया था, तो उसी से मतलब ये है कि हम लोग पहले जो है कुछ दिनों तक वहाँ पे क्वारंटीन रखते हैं, उसके बाद ही जो है उनको जेल परिसर में भेजते हैं। इसके बावजूद भी जो है कुछ अभी कोरोना का वहाँ पे कुछ लोगों का पीड़ित होने का सूचना मिला है, तो उसका कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जा रहा है। तो ये कैसे वहाँ पे किसके माध्यम से वहाँ फैल गया है, इसका जो है जांच करेंगे। इसके अलावा जो है जो भी इसमें कोविड पाए जाते हैं, तत्काल कोविड प्रोटोकॉल शुरू हो जाता है, जिसमें उनको आइसोलेशन में रखा जाता है और उचित इलाज दे करके उनको बहुत जल्दी रिकवर कराएंगे। अभी जो जितना हर रोज़ जो है हमारे पास जो कोरोना का जो पेशेंट्स आ रहे हैं, ऑन एन एवरेज जो है 120-130 के आसपास जो है ऑन एन एवरेज डेली आ रहे हैं। तो इसको जो है रोकने के लिए हमने विभिन्न प्रयास किया है कि हर रोज़ जो है कम से कम 2000 के आसपास जो है सैंपल्स ले रहे हैं और जहाँ जहाँ ये संक्रमित पाए जा रहे हैं तत्काल जो है कंटेनमेंट जोन्स बनाते हैं, ताकि जो है वहाँ पे कोई कोरोना स्प्रेड का जो है रोकथाम में काफ़ी मदद रहेगी। उत्तराखंड में बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में न्यायालय के निर्णय का स्वागत करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा है कि हम न्यायालय के इस निर्णय का स्वागत करते हैं। ये निर्णय उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो इस पर भ्रम की स्थितियां पैदा कर रहे थे। आज दूध का दूध और पानी का पानी हुआ है। इसके लिए हम न्यायालय का भी धन्यवाद देते हैं। तो बाबरी पर आए फैसले को लेकर बोले बंशीधर भगत, कहा हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। आज दूध का दूध हुआ है और पानी का पानी हुआ है। हम न्यायालय का धन्यवाद देते हैं कि इस पर इतना बड़ा फैसला सुनाया गया है। दरअसल बाबरी विध्वंस मामले में आज सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया और कहा कि ये जो भी हुआ ये नियोजित नहीं था। जो भी आरोपी बनाए गए हैं वो भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। अराजक तत्वों ने बाबरी विध्वंस की थी। किसान के लिए किसान मोर्चा जो भारतीय जनता पार्टी का है वो शक्ति के स्तर तक जाएगा, ऐसा हमने योजना बनाई है। एक पत्रक उसको देंगे जिसमें किसानों के लिए लिए गए निर्णय की चर्चा होगी
और वहाँ जाके किसान के बीच में बैठ करके शक्ति केंद्र पर हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता किसानों को समझाएंगे, बात करेंगे और उनको कोई गलतफहमी होगी तो उस गलतफहमी को दूर करेंगे। दूसरा, हमारे मंडलों के प्रशिक्षण होने वाले हैं 28 तारीख अक्टूबर से 10 नवंबर तक। हर मंडल पर जाके हमारा 8 विषयों पर बौद्धिक होगा। 8 विषयों के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति भी बताएंगे, केंद्र की उपलब्धियां बताएंगे, प्रदेश की उपलब्धियां बताएंगे, आगे चुनाव की रणनीति में क्या करना है ये भी बताएंगे। तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। 2 दिन का प्रशिक्षण होगा जिसमें कार्यकर्ता नई ऊर्जा लेके जाएंगे। जोशीमठ प्रखंड के दुरुस्त गांव कीमड़ा में उल्टी दस्त बीमारी का प्रकोप पेचिश से जूझ रहा है। कई लोग इस बीमारी की चपेट में आए हैं। इस पर इलाज नहीं हो पा रहा है। वहीं इलाज ना मिलने की वजह से एक बच्ची की दर्दनाक मौत भी हो गई है। बच्ची के पिता ने गांव के स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों को जिम्मेदार ठहराया। कहा, समय पर डॉक्टर चेक कर लेते तो मासूम की जान बच सकती थी। बच्ची की मां की भी तबीयत बिगड़ने से उसे पथरीले रास्तों से होकर 12 किलोमीटर पैदल चलकर मोटर रोड तक पहुंचाया गया, जहां घंटों इंतजार करने के बाद भी 108 एम्बुलेंस सेवा समय पर नहीं पहुंची है। तो जोशीमठ में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से लचर दिखाई दे रही है। इलाज न मिलने की वजह से एक बच्ची की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वहीं जब बच्ची की मां की भी हालत बिगड़ गई तो उसे मेन रोड पर पहुंचाया गया, लेकिन वहां भी घंटों इंतजार करने के बाद एम्बुलेंस नहीं पहुंची है। तो जोशीमठ की ये स्थिति है कि यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लापरवाही तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। लोगों को पैदल ही चलकर पथरीले रास्तों पर मेन रोड पर आना पड़ता है, तब जाकर उन्हें एम्बुलेंस मिल पाती है कई घंटों के इंतजार के बाद। मेरे साथ जो घटनाएं हुई है उस घटना के जिम्मेदार जो वहाँ पर चिकित्सक लोग हैं, जो ये हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक लोग हैं, वो खुद स्वयं है। क्योंकि मेरी बेटी का लगभग 7 बजे से 9 बजे के बीच तबीयत खराब होने के कारण 9 बजे एक्सपायर हो गई और मेरी वाइफ उसी चपेट में आकर उसी रात से खुद बीमार हो गई। और मैं अभी डंडी कंडी के सहारे, अगले ही सुबह डंडी कंडी के सहारे ये रोड पर पहुंचाए जैसे तैसे गांव वालों ने। और यहाँ पर भी एम्बुलेंस वालों ने 1 घंटा बताया था आने में और 2.5 घंटे बीत चुके हैं। अभी हम यहीं पर बैठे हैं। अब लगाओ में हमारे साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है। उत्तराखंड कांग्रेस ने राज्य सरकार पर पीआरडी जवानों की बेरुखी का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य सरकार को जवानों का जरा भी ध्यान नहीं है। पिछले 3 महीने से ये लोग अपने वेतन का इंतजार कर रहे हैं। आलम तो ये है कि ड्यूटी के साथ साथ इंसानियत का फर्ज निभाते ये जवान आज खुद भूखमरी की कगार पर आ गए हैं, लेकिन राज्य सरकार इनकी कोई सुध नहीं ले रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने उत्तराखंड शासन को पत्र के माध्यम से इनकी पीड़ा बताई है और अनुरोध किया है कि इन योद्धाओं को वेतन के साथ साथ 2000 प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाए। तो कांग्रेस की तरफ से राज्य सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो जवानों की सुध नहीं ले रही है। राज्य सरकार को जवानों का जरा भी ध्यान नहीं है। यहाँ पर जो जवान हैं वो भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। उन्होंने मांग की है कि वेतन के साथ साथ 2000 प्रति माह भी उन्हें दिया जाए ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके। जिस तरीके से बिल्कुल एकदम प्रदेश बंद हो गया था और लोगों के कारोबार बंद हो गए थे, बेरोजगार हो गए लोग, उसको देखते हुए निर्णय लिया है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत आएगी तो उसको फिर कमी ज़्यादा कर सकते। तो अभी जैसे कोरोना चरम पे है, अभी खोलना उचित है क्या? देखिए परिस्थितियां हैं, नहीं खोलेंगे तो। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक दलित युवती के साथ बलात्कार कर उसे जख्मी कर दिया गया था और उसकी मौत हो गई है। प्रशासन ने शव को परिवार को न सौंपकर खुद ही अंतिम संस्कार कर दिया था, जिससे वाल्मीकि समाज में रोष उत्पन्न हो गया। कीशा में वाल्मीकि समाज ने नितिन चरण मैसी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करते हुए शहर में नारेबाजी कर जुलूस निकाला। वाल्मीकि समाज ने अपने ज्ञापन में मांग की है कि आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। हाथरस में एक घटना हुई है हमारी बेटी, हमारी बहन के साथ, जो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। 10 दिन तक पुलिस प्रशासन ने उसकी सुध-बुध नहीं ली और उसने अंतिम सांस आज 16वें दिन
जाके एम्स में लिए, तब जाके व्हाट्सएप के उससे लोगों ने जब वहाँ जागरूक हुए तब पुलिस प्रशासन ने इसकी सुध ली। बड़ी शर्मनाक घटना हुई। हम इसके जितने दोषी हैं उनको तत्काल पकड़ा जाए व उनको त्वरित गति से न्याय करते हुए उस महिला के संग, उस बेटी के संग उनको तत्काल 1 महीने के अंदर फांसी की सजा दी जाए, जिससे आने वाले दिनों में ऐसे अपराधी देखें कि न्याय प्रक्रिया हमारी कितनी जटिल हो गई, जितनी बढ़िया हो गई है कि हम 1 महीने के अंदर उनको तत्काल फांसी की फंदे पर बैठा के सजा उनको दे रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज इसके माध्यम से हमने विरोध प्रदर्शन किया है, एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है और प्रशासन की जहाँ तरफ प्रशासन है, उत्तर प्रदेश प्रशासन है, भाजपा प्रशासन, हमने कहा है एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और बेटी की 10 दिन तक FIR तक नहीं लेते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ऐसे बलात्कारियों को, ऐसे दोषियों को तत्काल हमारी मांग है कि उनको फांसी की सजा हो और अदालत से हम मांग करेंगे कि 1 महीने के ट्रायल में उनको फांसी की सजा दी जाए, जिससे आने वाले दिनों में जो भी इस टाइप के घटना करने वाले अपराधी हैं वो देखें कि 1 महीने के अंदर हमारी कोर्टें न्याय कर देती हैं। केंद्र सरकार के जरिए लाए गए किसान बिल के विरोध में जहां पूरे देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं, वहीं विपक्ष भी सरकार की घेराबंदी करने में पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा, जिसको देखते हुए अब बीजेपी ने किसानों तक अपनी बात पहुंचाने और किसान बिल के फायदे गिनाने के लिए कमर कस ली है। इस संबंध में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने जानकारी देते हुए बताया कि हमारा किसान मोर्चा प्रदेश के शक्ति केंद्रों तक जाकर किसान बिल के संबंध में जानकारी देगा और किसानों के सुझाव लोगों तक पहुंचाए जाएंगे, उन्हें केंद्र को भेजा जाएगा। इसके साथ ही 28 अक्टूबर से 10 नवंबर तक प्रदेश के सभी मंडलों में प्रशिक्षण होगा, जिसमें 8 विषयों पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा और अपनी पार्टी और सरकार की रीति नीति के संबंध में जानकारी दी जाएगी। देहरादून विकास प्राधिकरण के कार्यालय में मल्टी स्टोरी पार्किंग को लेकर बैठक की गई, जिसमें मसूरी विधायक और प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रणवीर सिंह चौहान मौजूद रहे। ये पार्किंग मसूरी के कैंपटी रोड स्थित PWD गेस्ट हाउस के नजदीक बनाई जाएगी। विधायक जोशी ने बताया कि मसूरी में पार्किंग की कमी के चलते जहां एक और जाम की समस्या बनी रहती है, वहीं दूसरी ओर पर्यटन की दृष्टि से भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो मसूरी में मल्टी स्टोरी पार्किंग बनेगी। पार्किंग को लेकर प्राधिकरण की बैठक हुई है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष और मसूरी विधायक के बीच चर्चा हुई। उनकी तरफ से कहा गया है कि ऐसा पर्यटन की दृष्टि से भी सही नहीं है, क्योंकि जाम की स्थिति लगातार यहां बनी रहती है और मसूरी पर्यटक क्षेत्र है। शुरुआत से उसकी घोषणा में भी है। एक मल्टी लेवल पार्किंग हम 0 पॉइंट पर जहाँ पर पुरुली का गेस्ट हाउस है उसको डोमेलिश कर वो लगभग 7000 वर्ग मीटर ज़मीन वहाँ पर है और वहाँ पर एक मल्टी लेवल पार्किंग जिसमें 600-700 गाड़ियाँ पार्क हो सकें, उस संबंध में आज BC MDDA और जो कंसर्न कंपनी है जिस प्रकार की पार्किंग जो बनाती है, जो इसकी स्पेशलिस्ट है, उनके साथ एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हमने आज की और मेरी पूरी कोशिश है कि शीघ्र ही उस जगह पर एक पार्किंग बन जाए, जिससे मसूरी की जो पार्किंग की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा और जो टूरिस्ट परेशान होता है, जिसको टूरिस्ट सीजन में गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं मिलती और सड़कों के किनारे जब गाड़ी पार्क करते हैं उससे जाम भी लग जाता है, उससे भी निजात मिलेगी। तो मेरी पूरी कोशिश है कि आने वाले 6 महीने के अंदर हम इस काम को शुरू कर दें, ताकि मसूरी की जनता को जहाँ राहत मिलेगी हमारा टूरिज्म भी उससे जो है बढ़ेगा। डोईवाला में साप्ताहिक बंदी के चलते बाजार बंद है और नगर पालिका ने नगर के सभी 20 वार्डों और बाजार में दवाई का छिड़काव करने के साथ ही बाजार को सैनिटाइज भी किया, ताकि भीड़ वाले स्थान पर दवाई का छिड़काव कर कोरोना पर काबू पाया जा सके। वहीं शासन के निर्देश पर नगर पालिका प्रशासन बाजार को और सभी गली मोहल्लों को सैनिटाइजेशन करने का काम युद्ध स्तर पर करा रहा है। नगर पालिका डोईवाला के सभासद मनीष धीमान ने कहा है कि कोरोना महामारी का प्रकोप अब भी बना हुआ है, इसके लिए जरूरी कदम नगर पालिका लगातार उठा रही है। डोईवाला की तस्वीरें आप देख रहे हैं। साप्ताहिक बंदी के चलते बाजार बंद थे, नगर पालिका ने बाजार को सैनिटाइज किया। देखिए, अगर हम सैनिटाइजर की बात करें तो जो मुख्य बाजार जहां पर लोगों की ज़्यादा आवागमन होता है, उन क्षेत्रों को हमने एक मानक बनाकर सबसे ज़्यादा उन क्षेत्रों को ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं जैसे बैंक हो गए, थाना हो गया, अस्पताल हो गया, इन जगहों पर सैनिटाइज जल्द से जल्द होना ज़रूरी होता है।
तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा गलियों में जैसे जहाँ पे हमें शिकायतें मिल पा रही हैं कि जहाँ पे किसी कोरोना पेशेंट के आने की संभावना हो रही है या जहाँ पर हमें आवश्यकता लग रही है कि जहाँ पर आवाजाही ज़्यादा या कोई कार्यक्रम हो रहे हैं वहाँ पे भी हम सैनिटाइज कर रहे हैं। इसके अलावा डेंगू से निपटने के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं? जी, अगर डेंगू की बात करें तो हमारे सफाई की हमने स्पेशल एक हमारी पालिका की तरफ से टीम बनाई गई है। जो क्षेत्र जो चिन्हित है उनको लगातार जाकर सफाई की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, फॉगिंग की जा रही है, फॉगिंग छिड़काव हो रहा है। इसके अलावा हमारे जो पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर, उसका छिड़काव किया जा रहा है। कोरोना नियंत्रण में है, ऐसा कह सकते हैं? जी, अगर देखा जाए, आप देख लीजिए पिछले कई समय से डोईवाला में पेशेंट बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। भगवान की ऐसी कृपा लग रही है कि हमारा क्षेत्र सुरक्षित है और लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं होगी किसी तरह। रुड़की देहरादून राजमार्ग NH 73 पर सड़कों के पूरा होने से पहले ही रोड टैक्सी की वसूली की जा रही है। यहां टोल टैक्स कर्मी मनमानी करते हुए लगातार टैक्स वसूल रहे हैं और रोड टैक्स वसूलने में लगे हुए हैं। इसी के चलते आज भगवानपुर विधायक ममता राकेश टोल प्लाजा पर पहुंची और वहां के अधिकारियों से इस बात को लेकर चर्चा की। PD प्रदीप गोसाई जी स्वयं मौके पर आए, उन्होंने निरीक्षण किया और पाया कि हाँ, बहुत सारी कमियां भी रह गई हैं। हमारा इकबालपुर शुगर मिल चलने वाला है, गन्ना पेराई सत्र शुरू होने वाला है। इसके लिए गन्ने की ट्रॉली अगर पुल के ऊपर से जाती है तो पोहाना के पास से उसके लिए क्रॉसिंग की व्यवस्था की जाएगी ट्रॉली, ताकि उतर करके इकबालपुर शुगर मिल तक जा सके। रही सर्विस रोड की बात, उन्होंने 15 दिन के अंदर सर्विस रोड को पूरी करने के बात कही है। कुछ मुआवजा हमारे करौंदी और चौली शाहबुद्दीनपुर के लोगों का रुका हुआ है, उस मुआवजे की प्रक्रिया शुरू करा दी गई है और 10 से 15 दिन के बीच में उनको मुआवजा पूरी तरह से दे दिया जाएगा। भगवानपुर विधायक ममता राकेश और भगवानपुर के ही एक पत्रिका के संपादक के बीच छिड़ा विवाद अब तूल पकड़ने लगा है। पत्रिका के संपादक ने विधायक के बेटे पर मारपीट का आरोप लगाया, जिसको लेकर उन्होंने एक तहरीर भी भगवानपुर थाने में दी है। वहीं इस मामले पर विधायक का कहना है कि सुनील शर्मा कोई पत्रकार नहीं बल्कि दलाल हैं, जो समय समय पर लोगों को विभिन्न रूप से ब्लैकमेल करता रहता है। पूरे क्षेत्र में है, कुछ तो पता नहीं क्यों चुप रह जाते हैं बेचारे, कुछ समय आने पर निकाल लेंगे अपने तथ्य। जो क्षेत्र में दबंगई दिखा रहा है इसका लड़का, किसी को गोली मारने की धमकी दे रहा सरेआम और किसी को कुछ, और मुझे भी सरेआम धमकी दी है जान से मारने की, और मैं इसमें चुप नहीं रहूँगा। ये बहुत हमारा जो है जन आंदोलन जारी रहेगा और मैं पत्रकार के नाते तो है ही है, मेरा जो है मेरे समाज के लोग मेरे साथ हैं, लेकिन अब मैं समाज के लोगों को नहीं बुला रहा हूँ। काशीपुर में शहर के बीचों बीच स्थित पुरानी सब्जी मंडी में अचानक एक दुकान में भीषण आग लग गई। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और आग में 40 दुकान जलकर राख हो गई। वहीं मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं चाय की दुकान में रखे 2 सिलेंडर भी फट गए, जिससे इलाके में और ज्यादा हड़कंप मच गया। उत्तराखंड में सरकार के निर्णय पर कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि कोरोना के शुरुआती दौर में जब संकट था तब बीजेपी लोगों से ताली थाली और मोमबत्तियां जलवा रही थी। राज्य सरकार भी उस समय अस्पतालों की व्यवस्था और अच्छे इलाज पर वाहवाही लूट रही थी, लेकिन अब जब प्रदेश में इस महामारी ने चरम पर दस्तक दे दी है तो सारी सेवाएं लचर नजर आ रही हैं। पहले दिन से जो देखने में आया वो यही देखने में आया कि ये यूटर्न सरकार है, ये कॉपी पेस्ट सरकार है, ये कंफ्यूज सरकार है। इनके समझ में ही नहीं आता कि कब कौन सा स्टेप लेना है। हम सबके लिए मैं मानती हूँ कि कोरोना महामारी पहली बार आई है और नई बीमारी है, इसमें निश्चित तौर पर निर्णय लेने में कठिनाई आ रही होगी, लेकिन कुछ ऐसे अनर्गल निर्णय आपने लिए जिनका कोई तुक नहीं बनता था। आपने तब दहशत फैला दी लोगों के बीच में, भ्रामक खबरें फैला दी कि भाई 25,000 मरीज आने वाला है, इतने बेड चाहिएंगे, इतने वेंटिलेटर चाहिएंगे, जब यहाँ पर संक्रमण था ही नहीं। अगर आपको जनता को आत्मनिर्भर ही करना था, जनता को अपने पर ही छोड़ना था, तो फिर ये आपको उस समय कर लेना चाहिए था जब संक्रमण बिल्कुल ना के बराबर था। आज जब अपने चरम पर संक्रमण है और हर तीसरे व्यक्ति को आज के अखबारों के माध्यम से पता चला कि भारत देश की 6.6% आबादी को कोरोना हो चुका है या वो संक्रमित हो चुके हैं, तो आप सोच सकते हैं किन की गलतियों की वजह से हुआ है। जिन्होंने 21 दिन मांगे थे, जिन्होंने थाली ताली घंटी दिया बजाकर इस देश को रूढ़िवादिता में ढकेल दिया, जिसने साइंटिफिक तरीके से इसको निपटने के बजाय एक ऐसे ढकोसले में जनता को विश्वास करने के लिए कहा, तो आप सोच सकते हैं कि आज हम जो ट्रॉफी लेने जा रहे हैं भारत देश, वो केंद्र और राज्य में बैठी सरकारों की अदूरदर्शिता की वजह से यह हाल है कि देश में इतनी मौतें हो चुकी हैं और इतने लाख संक्रमण हो चुके हैं।
और यूके प्राइम में फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।